टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। मुकेश जी ने ऐसे लोगों के लिए बहुत सारे टिप्स लाए हैं, आप मुझे पता चला है, जो सेविंग करने वालों को टैक्स बचाने के तरीके आप बताएंगे। तो दर्शकों को बता दूं कि शो में कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि इस शो में कई सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मिसाल के तौर पर हम आपको बताएंगे कि म्यूचुअल फंड से मिलने वाले रिटर्न पर कैसे बचाएं टैक्स, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान पर कैसे कम कर सकते हैं टैक्स की देनदारी, और साथ ही ये भी बताएंगे कि अगर आप प्लॉट बेचकर खरीद रहे हैं फ्लैट तो कितना लगेगा टैक्स। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला मुद्दा है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में लगातार लोगों की दिलचस्पी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये आंकड़े भी दिखा रहे हैं और अलग अलग रिसर्च भी इसको बता रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट का जो रिटर्न है उसमें म्यूचुअल फंड एक बेहतर जरिया है जिसके जरिए हम पैसा लगा सकते हैं, बेहतर रिटर्न पा सकते हैं। लेकिन जो रिटर्न आपको मिलता है वो तो आकर्षक होता है, लेकिन जब रिटर्न पर टैक्स देना पड़ता है तो कई लोगों को बड़ा चुभता है। तो आपके पास कई सारे तरीके हैं जो आप इस रिटर्न पर टैक्स की देनदारी को कम कर सकते हैं। अब ये कैसे कम कर सकते हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मुकेश पटेल साहब हैं। तो मुकेश पटेल साहब, मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछूंगा कि जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने जाते हैं तो एक इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, एक डेट म्यूचुअल फंड होता है। तो सबसे पहले ये समझाइए कि इन दोनों पर टैक्स किस तरह से डिफाइन किया जाता है। बिल्कुल लक्ष्मण जी, जैसे आपने बताया कि म्यूचुअल फंड्स में लोगों की दिलचस्पी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है और बहुत सारी बातें होती है कि म्यूचुअल फंड सही है। तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या आयकर बचत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सही है। आज हम ये जानेंगे कि कैसे सही है। तो जैसे आपने बताया, ये समझ लेना बहुत जरूरी है इक्विटी और डेट, क्योंकि जो पूरा टैक्स का स्ट्रक्चर है इनकम टैक्स एक्ट में म्यूचुअल फंड्स के लिए, उसमें इक्विटी फंड, तो इक्विटी फंड के लिए जो क्राइटेरिया जो निर्दिष्ट किया गया है वो ये है कि जब फंड उसके जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है, AUM जिसको हम कहते हैं, उसका 65% या ज्यादा वो निवेश इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में करता है तो वो इक्विटी फंड हो जाता है। और डेट फंड माना उससे रिवर्स, जहां आपके इक्विटी का जो प्रोपोर्शन है वो 35% से कम है। तो ये जो 65-35 वाला है क्राइटेरिया, उसके आधार से हम इक्विटी और डेट को तय करते हैं, क्योंकि जैसे हम आगे देखेंगे पूरा टैक्स का माहौल भी उसी स्ट्रक्चर पर तय किया गया है। तो इसमें बिल्कुल सही कहा आपने कि आपको जो रिटर्न मिल रहा है आपको ये देखना है कि रिटर्न कहाँ से आ रहा है, इक्विटी से आ रहा है कि डेट से आ रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स के हिसाब से, जैसा कि मुकेश जी ने बताया कि टैक्स की देनदारी अलग अलग होती है। तो अब अलग अलग कैसे होती है मुकेश जी से समझ लेते हैं, क्योंकि सवाल इन्होंने खड़ा किया है। मुकेश जी, सबसे पहले तो इक्विटी की बात कर दीजिए। इक्विटी में जो टैक्स की देनदारी होती है वो कैसे तय होती है, यानी टैक्स कितना लगता है, किस दर से लगता है। और ये तो बात रही, लेकिन हर कोई ये भी जानना चाहिए टैक्स को बचाने का कोई तरीका है क्या। बिल्कुल लक्ष्मण जी, इसमें हमें दो चीजों का ख्याल रखना है। इक्विटी के टैक्सेशन के लिए एक स्पेशल जो हमारे दो सेक्शंस हैं, सेक्शन 111A एंड 112A। तो 111A है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स फॉर इक्विटी, और 112A में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हैं। तो दोनों के जो रेट्स हैं वो अलग है, पर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैसे तय किया जाए। तो इक्विटी के लिए अगर आपने जो म्यूचुअल फंड में निवेश किया है इक्विटी फंड में, अगर वो 1 साल से कम है तो उसको शॉर्ट टर्म गेन माना जाता है, और 1 साल से ज्यादा है तो और आप बाद में रिडेम्पशन करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म गेन है। शॉर्ट टर्म का टैक्स का रेट है, एक फ्लैट रेट तय किया गया है 15%। आप कोई भी ब्रैकेट में आते हैं पर 15% का फ्लैट रेट आपको लगेगा। और लॉन्ग टर्म में जो है वो थोड़ा और कंसेशनल रेट है, वो 10% का है। थोड़ा लुभावना भी है ताकि आप थोड़ा होल्ड करें उसको, पर उसके साथ एक और विशेष आपके लिए एक बेनिफिट ये है
कि अगर एक साल में वित्तीय वर्ष में आपके इक्विटी के गेन्स जो हैं वो 1 लाख के अंदर हैं तो 1 लाख तक आपको ये पूरा टैक्स की छूट मिलती है। माना फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मान लीजिए कि 1 लाख का फुल एग्जम्पशन और उससे ज्यादा जो है उस पर 10% आप भरेंगे। तो ये रहा आपको इक्विटी को लेकर। इसी तरीके से डेट फंड का अगर आप मुझे बता सकें। बिल्कुल। अब डेट फंड में जैसे हमें पता है कि 1 अप्रैल 23 के पहले जिसमें निवेश किया गया था उसके लिए अलग नियम थे। लास्ट ईयर ही बजट में ये बदलाव आया और ये बदलाव के बाद डेट फंड का जो अभी प्रेवलेंट टैक्सेशन है वो ये है 1 अप्रैल 23 के बाद आपने कोई भी डेट फंड में निवेश किया है तो उससे जो आपको गेन मिलता है उसको डीम्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। माना अगर आपने उसको पहले जो 3 साल का नियम था कि उसको लॉन्ग टर्म माना जाए और 20% का और इंडेक्सेशन का फायदा हो, पुराने इन्वेस्टमेंट पर आपको फायदा जरूर मिलेगा पर नए इन्वेस्टमेंट में उसको डीम्ड शॉर्ट टर्म गेन आपने कितने भी समय के लिए होल्डिंग किया है आपको डीम्ड शॉर्ट टर्म के आप जो भी ब्रैकेट में आते हैं उस ब्रैकेट हिसाब से आपको टैक्स लगेगा और मैक्सिमम 30% तक का भी ये डेट फंड पर आपको टैक्स लग सकता है। एक चीज और संक्षिप्त में जानना चाहूंगा, डेट फंड को कई बार लोग उसके रिटर्न को फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न से कंपेयर करते हैं, तो टैक्स के लिहाज से कितना अंतर है दोनों? जी बिल्कुल, थोड़ा थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स करें तो मान लीजिए एक ही रिटर्न है आपको ऑन इन्वेस्टमेंट 8% 10% जो भी, पर अगर आपको पसंदगी करनी है तो फिक्स डिपॉजिट की कंपैरिजन में अगर आप ब्रैकेट आपका टैक्स ब्रैकेट हाई है तो आपके लिए ये म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट डेट फंड में भले उसको डीम्ड शॉर्ट टर्म माना जाए तो भी 2 कारण से वो फायदा कारक हो सकता है। नंबर 1 कि इंटरेस्ट में तो आपको एक्रूड हुआ या रिसीव्ड हुआ सीधा टैक्स लग जाएगा, अप टू 30% भी लग सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड के गेन में जब तक आप रिडेम्पशन नहीं करते हैं लक्ष्मण जी तब तक आपको टैक्स नहीं लगता है। सो इन अदर टर्म्स आप अपने टैक्स को डिफर कर सकते हैं और जब पैसे की जरूरत हो तब तक आप रिडेम्पशन नहीं करते हुए टैक्स बचा सकते हैं। चलिए, तो ये सारी ये जो डीम्ड है एक डीम्ड है, इसलिए आपको जो मान लीजिए जो शॉर्ट टर्म का कोई गेन जो होता है तो और कोई शॉर्ट टर्म के लॉस के सामने आप उसको सेट ऑफ भी कर सकते हैं या कैरी फॉरवर्ड के भी जो कैपिटल गेन के फायदे हैं वो सब ले सकते हैं। ये बिल्कुल आपने 360 डिग्री समझा दिया कि अगर कोई म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, चाहे डेट म्यूचुअल फंड हो या इक्विटी म्यूचुअल फंड हो, तो उस पर रिटर्न तो आकर्षक होता है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी समझदारी करेंगे तो अपने टैक्स को बचा करके रिटर्न को और बेहतर कर सकते हैं। इससे जुड़ा कोई भी सवाल आपके पास हो तो आप हमें लिख भेजिएगा tax@moneycontrol.com पर। हम लोग अगले एपिसोड में इससे जुड़े सवाल को भी लेंगे। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। कई सारे कॉलर हमारे पास जुड़ चुके हैं। सबसे पहले चलते हैं मुंबई, जहां से मोहित गुप्ता जी हैं। मोहित जी नमस्कार। नमस्कार सर। माफ़ी चाहूँगा, आपको लंबे समय तक फ़ोन पे इंतजार करना पड़ेगा, मुझे बताया गया। बताएं क्या उलझन है आपकी? सर मेरा सवाल ये था मुकेश जी से कि जी ग्रैंडफादर प्राइस जी जो होता है उससे रिलेटेड है कि जैसे शेयर स्प्लिट होते हैं, मतलब फेस वैल्यू अगर आधी हो गई तो ग्रैंडफादर प्राइस जी भी हमको आधा लेना पड़ता है फॉर टैक्सेशन पर्पस, फॉर कैलकुलेटिंग द टैक्स। ये मेरा क्वेरी है। आई होप सर। बिल्कुल मोहित जी, आपका सवाल बिल्कुल सीधा है और उसका जवाब भी उतना ही सीधा है कि लॉजिकली जब कोई भी शेयर की फेस वैल्यू का स्प्लिट होता है, मान लीजिए 10 की फेस वैल्यू 5 हो गई या 5 की 1 हो गई, तो प्रो रेटा जिसको हम प्रोपोर्शनेट कहेंगे, आपकी जो ग्रैंडफादर्ड कॉस्ट है उसको भी आपको अप्रोप्रिएटली रिड्यूस करना होगा। तो ये नियम आप ख्याल में रखिएगा कि ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस यू विल बी रिक्वायर्ड टू वर्क आउट योर कैपिटल गेन। मोहित जी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सर
as per is this mentioned in the IT Act, what you are saying? आईटी एक्ट में नहीं होता है। आईटी एक्ट में तो एक्चुअली ओनली द ब्रॉड प्रिंसिपल इज गिवन, लेकिन सीबीडीटी ने जो इसके एक्सप्लेनेटरी इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हैं उससे जो लॉजिक उभरता है वो ये है, क्योंकि अदरवाइज इट कैन गिव अनड्यू एडवांटेज टू अ टैक्स पेयर, या कई बार दिक्कत भी खड़ी कर सकता है, कंसोलिडेशन हो जाता है। चलिए, तो आईटी एक्ट का जो प्रावधान, आईटी एक्ट जो प्रावधान है उसका इम्प्लीकेशन मुकेश पटेल साहब ने बताया, उसके हिसाब से आपकी समस्या सुलझ सकती है। अब चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां से रानीगंज से है मोहन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहन भड़ानी जी, मोहन साहब नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके पास? नमस्कार जी, मेरा मतलब एक पुश्तैनी लैंड था जिसे एनएचआई ने एक्वायर किया कंपलसरी। अच्छा, ओके, तो वो उन्होंने कंपनसेशन भेजा है लैंड का अभी, और वो उसके मेरे पास क्या टैक्सेबिलिटी आएगी? ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, एक मिनट, मैं ये लक्ष्मण जी, ये बहुत रोचक सवाल है। हाँ जी प्लीज। मैं एक और बात बता दूं, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है ग्रैंडफादर फोर फादर का, तो उसके बहुत सारे मतलब स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारे ग्रैंड सन्स हैं, सबको इंडिविजुअली आया है, तो उसका कैसे क्या कैलकुलेशन होगा और क्या टैक्सेबिलिटी आएगी? ठीक है, मुकेश जी बताएंगे, सारे उलझने आपको दूर करें। मुकेश जी। अब लक्ष्मण जी, सबके मुंह में हम कह सकते हैं कि घी शक्कर दे हम, क्योंकि द गुड न्यूज इज कि देयर विल नॉट बी एनी टैक्स ऑन एनीबडी ऑन एनी अमाउंट। आप पूछेंगे क्यों और कैसे? अब उनका सीधा सवाल हो सकता है कि आयकर अधिनियम में, इनकम टैक्स एक्ट में ये प्रावधान कहाँ है? इनकम टैक्स एक्ट में इसके लिए कोई सीधा प्रावधान नहीं है, लेकिन सीबीडीटी ने अपने सर्कुलर में ये क्लैरिफाई किया है कि एक कानून बना जिसको हम कहते हैं 2013 में जो कानून बना, वो राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। काफी लंबा चौड़ा नाम है, गिनीज बुक में उसका नाम भी आ सकता है। तो ये एक्ट के तहत सेक्शन 96 में ये क्लियर किया गया है कि कोई भी ऐसा पब्लिक पर्पसेस के लिए एक्विजिशन होता है, इसमें रोड, हाईवे, एनएचएआई का आ सकता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का आ सकता है, इरिगेशन का आ सकता है, रेलवे का, बुलेट ट्रेन्स वगैरह आज कॉम्पेंसेशन, ये सब के सब कॉम्पेंसेशन फॉर पब्लिक पर्पसेस ये एक्ट के तहत आते हैं। और इसमें सेक्शन 96 ये कहता है कि कोई भी इस पर इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा और स्टैंप ड्यूटी भी नहीं लगेगी। और बोर्ड ने ये क्लियर कहा कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग एल्स कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ एनी अदर एक्ट, इसमें लिखा गया है, तो इम्प्लाइडली इनकम टैक्स एक्ट में। हाँ मुकेश जी बताएं, क्या कह रहे थे आप? मुकेश जी, बस मैं ये कहता हूं कि उनको खुश होना है, और केवल उनको नहीं, आज जैसे मैंने आपको बताया, रोड, इरिगेशन, पावर, रेलवेज, कोई भी पर्पस के लिए आपको ये मुनाफा, ये जो माना कॉम्पेंसेशन मिलता है तो उस पर टैक्स की वो देनदारी नहीं आपके बने। लिए टोटली टैक्स एग्जम्प्ट है, टोटली टैक्स एग्जम्प्ट। तो मोहन जी आप खुश हो जाइए, आपके नाते रिश्तेदार जिनको भी ये कंपनसेशन मिल रहा, उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो दर्शक हैं इस सेक्शन के तहत जो कंपनसेशन मुआवजा पा रहे हैं, उनको भी किसी भी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान पर कैसे करें बेहतर टैक्स प्लानिंग, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके टैक्स से जुड़े उलझनों को सुलझाने के लिए हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं मुकेश पटेल साहब। मुकेश जी, अगला सवाल लें उससे पहले, चूंकि हम लोगों ने म्यूचुअल फंड की बात कर ही ली थी, एक और सेगमेंट है जो खास तौर से लोग रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, तो उस वक्त
के लिए प्लान करते हैं वो होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। एक तो SIP होता है इन्वेस्टमेंट प्लान, एक होता है विड्रॉल प्लान। तो इसमें जो पैसा आता है, कई बार जिस एज में वो लोग विड्रॉल करते हैं तो कोशिश करते हैं एक एक पैसे का हिसाब रखें। तो इस पर टैक्स की देनदारी क्या कहती है और इस टैक्स को कैसे बचाया जा सकता है, उस पर कभी सोचा आपने? बिल्कुल लक्ष्मण जी, आज हम हमारे दर्शकों को बताएं कि अगर आप सूझबूझ से सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में निवेश करते हैं और अपने रिटायरमेंट या रिटायर न भी होते हो पर आपकी रेगुलर इनकम या जो कैश फ्लो की नीड्स हैं उसको देखरेख करने के लिए आप प्लानिंग करते हैं, तो बहुत सारा, मैं जीरो टैक्स से कहूंगा मैक्सिमम 10% तक, पर 0 से 10 तक के अंदर आप रख सकते हैं। इसके लिए आपको समझना यह है कि SWP का जो मैजिक है वो कैसे काम करता है। मान लीजिए मैंने जो निवेश किया है उस पर मैं सीधा एक डिपॉजिट का इंटरेस्ट लेता हूं तो पूरा अमाउंट टैक्स हो जाता है, जैसे हमने आगे देखा था। अब आप जब SWP में निवेश करते हैं और 1 साल हो जाता है, उसके बाद मान लीजिए इक्विटी है फंड, तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फायदा मिल जाता है। तो एक तो पूरे साल में 1 लाख रुपये तक का तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, जैसे हमने आगे देखा था 112A में। और जहां टैक्स का कॉम्प्यूटेशन मान लीजिए 1 लाख से ज्यादा भी होता है, तो उसमें आपको फायदा इस तरीके से रहता है कि आप जो आपने निवेश किया है वो कैपिटल का किया है, उस पर जो आपको गेन होता है, और जब आप विड्रॉ करते हैं तो द एंटायर विड्रॉल इज नॉट टैक्सेबल। वो विड्रॉल का सर्टेन एलिमेंट इज पार्ट ऑफ कैपिटल, तो आपकी पूंजी ही आपके पास वापस आती है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। केवल जो गेन का कंपोनेंट है वही टैक्स होगा। तो वो गेन का कंपोनेंट जो है वो काफी प्रोपोर्शनेटली लो होता है, इसलिए जब आपको 10% का भी टैक्स 1 लाख के बाद लगता है, योर टैक्स रेट, इफेक्टिव टैक्स रेट इज वेरी लो। तो मैं ये कहूंगा SWP लक्ष्मण जी कैन बी अ गोल्डन स्कीम फॉर टैक्स प्लानिंग, पर्टिकुलरली फॉर दिस काइंड ऑफ केसेस। और इन्होंने बहुत सही समझाया कि कैपिटल और गेन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, उसको अलग अलग करके आप देखेंगे तो अपने टैक्स को बचा सकते हैं, टैक्स की देनदारी को कम कर सकते हैं। मुकेश जी, अगला सवाल लेते हैं भुवनेश्वर से, जहां सुरेश कुमार अग्रवाल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार। बताएं क्या सवाल है। मुकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके सवालों का सीधा जवाब देंगे। मुकेश जी नमस्कार जी। सर कल संडे को 3 बजे 3:30 बजे। नमस्ते सुरेश जी, बोलिए। सर मेरा जी, थैंक यू सो मच। हमारे पेरेंट्स के पास में पुराने कुछ गोल्ड ऑर्नामेंट और सॉलिड गोल्ड थे जो 25-30 साल पुराने हैं, लेकिन उनका कोई भी परचेज ट्रैक रिकॉर्ड या कुछ रिकॉर्ड हमारे पास में नहीं। अब क्योंकि गोल्ड का प्राइस बढ़ा हुआ है तो उसको सेल आउट करना चाहते हैं और अपने HUF का जो अकाउंट है पुराना, उसमें सेल प्रोसीड को लेना चाहते हैं। तो वो पॉसिबल है कि नहीं? अगर लेते हैं तो इसमें जो कैपिटल गेन अगर आएगा तो किस हिसाब से कैलकुलेशन होगा और उस कैपिटल गेन से बचाने के लिए कोई स्कीम है क्या? बिल्कुल सुरेश जी, आपका सवाल बहुत ही रोचक है। इतना ही नहीं, काफी लोगों के लिए इसका जो प्रत्युत्तर मैं देने वाला, समझाने वाला हूं, वो उपयोगी हो सकता है। आपने सही बात बताई। एक जमाना था जब 100-200 रुपये में 10 ग्राम का गोल्ड का भाव था और आज 75,000 क्रॉस कर गया। स्वाभाविकतः है आपको ये होगा कि उसका हम क्यों बेनिफिट न लें। अब सवाल खड़ा ये होता है, चैलेंज इज कि आपके पास एविडेंस नहीं है कि आपने ये कब एक्वायर किया था, कैसे किया था, क्या उसका प्राइस था वगैरह। तो जब आप बेचते हैं उसको कैसे गिनती करेंगे? तो इसके लिए हम जो कहते हैं कि प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, माना जो संभावनाओं की शक्यता है उसको ध्यान में रखते हुए आपको डिसीजंस लेने हैं। और एक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक CBDT का सर्कुलर है 1916, इंस्ट्रक्शन नंबर 1916, उसको आप ख्याल में रखिए, क्योंकि वहां आपको इतना तो कहा गया है कि कोई भी आपके परिवार में कोई भी मैरिड लेडी है तो उसके केस में 500 ग्राम्स, अनमैरिड फीमेल है तो 250 ग्राम,
और कोई भी मेल मेंबर के लिए भी 100 ग्राम। तो 500, 250 और 100 का ये जो एक प्रोपोर्शन तय किया गया है, उसके लिए ये कहा गया है कि आपको कोई भी एविडेंस या कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं है। तो HUF के बजाय आप इंडिविजुअल्स के केस में सबसे पहले तो इतना दिखा के आप विदाउट एनी टेंशन फायदा ले सकते हैं। इसके सिवा ये सर्कुलर में और भी कहा गया है कि बेस्ड ऑन योर फैमिली स्टेटस वगैरह आप ये भी एक्सप्लेन अगर कर सकते हैं तो उसको माना जाना चाहिए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपको कोई संपत्ति मिली है इनहेरिटेंस से या वसीयत में, तो उसके लिए आपके पास कोई एविडेंस है, आपको कोई गिफ्ट में मिला था कुछ तो उसका कुछ एविडेंस है, तो वो तय करते हुए आप पुराना है तो 2001 का वैल्यू आप लेके उसको इंडेक्सेशन करके अपना गेन तय करिए, एंड अदरवाइज बेस्ड ऑन वॉट एवर प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी आप समझाइए। इसमें रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं तो मैक्सिमम जो रेट ऑफ टैक्स है इट कैन गो अप टू 84%। तो लोग अगर नहीं करते हैं, लॉजिकली करते हैं, तो इसमें कोई भी आपको दिक्कत के बिना इस पर टैक्स लगेगा मैनेज इसका इंडेक्सेशन के बाद 20%। कोई और बॉन्ड्स वगैरह आप इसमें ले नहीं सकते, क्योंकि 54 EC बॉन्ड्स आर मेंट ओनली फॉर लैंड ट्रांसफर्स। तो सुरेश जी काफ़ी विस्तार से मुकेश जी ने आपके सवालों का जवाब दिया। उम्मीद करते हैं कि सारी उलझनें दूर हो गई होंगी। लेकिन सुरेश जी ने जो सवाल पूछा वो सवाल दरअसल कई सारे दर्शक समय समय पूछते रहते हैं। इतने विस्तार से मुकेश जी के जवाब आने के बाद मुझे लगता है कि अब कोई उलझन इसमें रहनी चाहिए। तो बाकी लोग भी अगर सुन रहे हैं तो बिल्कुल इस नियम को गांठ बांध लीजिए और कोई लोभ मत करेगा, जैसा कि मुकेश जी ने कहा है। और फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि अगर आप प्लॉट बेच करके खरीद रहे हैं फ्लैट तो कैसे बनती है टैक्स की देनदारी, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स ग्रुप। अब चलते हैं प्रदीप जैन साहब के पास। इन्होंने एक ईमेल भेजा है। ईमेल में इन्होंने कहा है कि इनके और इनकी पत्नी के नाम पे एक प्लॉट था, यानी ज़मीन थी। उस ज़मीन को अब वो बेच रहे हैं। उस ज़मीन को बेच करके जो पैसा आएगा उस पैसे से वो फ्लैट खरीदना चाहते हैं। अब इनका सवाल ये है कि कैपिटल गेंस टैक्स बचाने के लिए इनको क्या करना चाहिए। क्या फ्लैट अलग अलग खरीदना चाहिए या फिर फ्लैट एक साथ खरीदें तब भी कैपिटल गेंस टैक्स बच सकता है, या फिर कोई और तरीका हो सकता है। मुकेश जी, दिलचस्प सवाल है। कई लोगों के मन में ऐसे सवाल होते हैं और ये प्रचलन काफ़ी बढ़ रहा है कि प्लॉट बेचकर फ्लैट खरीद रहे हैं। क्या सुझाव देंगे? बिल्कुल लक्ष्मण जी, इनको चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो दोनों का गेन है जमीन में से, जो उनको गेन लॉन्ग टर्म का मिला है, तो उसको हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो 54F का फायदा ले सकते हैं। 54F में ये कहीं नहीं कहा गया है कि यू शुड बी द सोल और एक्सक्लूसिव ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। माना आपने जॉइंटली, ये तो 2 केस हैं, कई बार तो 4 लोग भी इकट्ठे होके एक घर में निवेश कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अलग अलग फ्लैट लें या एक बड़ा फ्लैट लेके दोनों का उसमें आधा आधा निवेश करें या तो प्रोरेटा करें, उसके हिसाब से उनको कैपिटल गेन का फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि कहीं कोई उलझन इसमें होना नहीं चाहिए, कैपिटल गेन का फायदा उठा सकते हैं। तो प्रदीप जी, आप सुन रहे हैं तो इस मुकेश जी के सुझाव का पालन करें। तो मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, लेकिन चूंकि समय कम है इसलिए मैं आगे कई सारे मुद्दों को रखूंगा अगले एपिसोड के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का काफ़ी सरल भाषा में जवाब देने के लिए। तो टैक्स ग्रुप में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ सवाल हो या फिर GST से, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। और जब सवाल भेजें तो अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें, ताकि सीधे टैक्स गुरु से हम आपको संपर्क करा सकें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। देखते रहिए CNBC आवाज़।